जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अल्टरनेटिंग करंट के जो रह गए थे उनके बारे में। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, पहले एवरेज पावर इन AC सर्किट देखेंगे, फिर हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में और इसके बाद इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसका नाम है जनरेटर। तो AC जनरेटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और पावर के कुछ क्वेश्चन और उसका डेरिवेशन देखेंगे आज। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकालें और स्टार्ट कर देते हैं आज के दिन का पहला टॉपिक जिसका नाम है एवरेज पावर इन AC सर्किट। किसकी बात करेंगे? एवरेज पावर इन AC सर्किट। इन AC सर्किट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन भी आता है और इसके ग्राफ के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डेरिवेशन कैसे आएगा? इसमें 4 डेरिवेशन बनेंगे आपके। कितने बनेंगे? 4। पहला बनेगा एवरेज पावर AC सर्किट में कैलकुलेट करें, दूसरा बनेगा एवरेज पावर प्योरली रजिस्टिव सर्किट में कैलकुलेट करें, तीसरा बनेगा एवरेज पावर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कैलकुलेट करें और लास्ट बनेगा एवरेज पावर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कैलकुलेट करें। तो ये 4 डेरिवेशन है जिनको मैं एक में ही बता दूंगा। 2 छोटी छोटी 3 कंडीशन में बाकी के 3 डेरिवेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन निकालें और देखें इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एवरेज पावर AC सर्किट में। तो हमें एक चीज पता है कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो क्या होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, वी नो दैट वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है? V0 साइन ओमेगा टी, ये होता है वोल्टेज की इक्वेशन। अच्छा, करंट की इक्वेशन हम क्या लेते हैं? तो हमने यहाँ पे करंट की इक्वेशन ले लिया I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमने ले लिया करंट की इक्वेशन। मतलब यहाँ पे करंट क्या कर रहा है? फाइव एंगल लैग कर रहा है। अगर आपका मन हो तो आप इस करंट को फाइव एंगल लीड भी करा सकते हो। AC सर्किट की बात कर रहे हैं तो करंट मान लेते हैं लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। हमने यहाँ पे क्या माना है? करंट लैग कर रहा है। अच्छा, दूसरा V और I का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर। क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम यहाँ पर एवरेज पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? तो यहाँ लिख लेते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? P एवरेज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 से T और इसे लिखेंगे PDT। ये जो P है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। इस P को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सफिक्स में, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हुआ। देखो कैसे, अगर मैं पावर इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? वर्क डन। पावर इंटू टाइम क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, और टाइम से ऑलरेडी डिवाइड है तो वर्क डन अपॉन टाइम को क्या लिखेंगे? पावर। तो ये हमारा आएगा एवरेज पावर। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला बनाया गया है। फिलहाल हम क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू रख देते हैं। तो इसको लिखा 1/T। टी मतलब टोटल टाइम इन वन साइकिल। 0 टू T है बेटा, ये ध्यान नहीं दिया, 0 से T है। तो ये लिखा हमने 0 से T। पावर की जगह क्या लिख सकते हैं? V इंटू आई और dt को हमने लिख दिया dt। पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर होता है V इंटू आई। अब वोल्टेज और करंट की वैल्यूज रख देते हैं तो ये एवरेज पावर की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज पावर क्या आएगा? 1/T इंटीग्रेशन 0 से T। वोल्टेज की वैल्यू क्या है? V0 साइन ओमेगा टी और करंट की वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और dt को हमने लिख दिया dt। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का टर्म। ठीक है, अब इसमें से जो कांस्टेंट उनको बाहर करो, जैसे कि V0 I0 बाहर हो जाएंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो नहीं है इसमें। देखो, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ टाइम वाले से मतलब है, मतलब एक साइन से मतलब है और एक ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव से मतलब है। बाकी सभी क्या होगा? कांस्टेंट। तो उन्हें मैं बाहर कर दिया। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा हमारे पास साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और डी टी को लिख दिया डी टी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? इसको बनाएंगे फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करा हमने? 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 2 से डिवाइड यहाँ किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा इसलिए करा ताकि ये फॉर्मूला बने। तो ये क्या होगा? 2 साइन ए साइन बी। क्या हो जाएगा? 2 साइन ए साइन बी। वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो एक बार, मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लर था स्टार्टिंग में।
ठीक है, आप इसको नोट कर लो, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ, सारी चीज़ें लगभग ठीक हैं, ऐसी थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही। चलिए ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही इतनी। हाँ चलिए, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आगे वाले पेज में आ जाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एवरेज पावर इक्वल टू V0 I0 अपॉन में 2T, और ये लिखा हमने, इसको इंटीग्रेट करना था। तो पहले यहाँ देखो, ब्रैकेट लगा दिया, ये अब बचा 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाएं, ये होता है cos A माइनस B, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं यहाँ ऐसे, 0 से t, ये लिखा हमने cos A माइनस B। A माइनस B मतलब क्या हुआ, A हमारा क्या है, तो A है हमारा ओमेगा टी और B की जगह है ओमेगा टी माइनस 5, तो ये हो गया A और ये B, तो क्या हुआ फॉर्मूला हमारा, cos A माइनस B, A माइनस B, ठीक है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, A और ये प्लस B, ऐसा हो गया, ठीक है, और ये लिखा हमने dt और ब्रैकेट क्लोज, ऐसा। यहाँ साइड में फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ लिख लेते हैं वेयर 2 sin A sin B इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये हमने फॉर्मूला यूज करा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट हो जाएगा, तो ये बचेगा एवरेज पावर इक्वल टू V0 I0 अपॉन में 2T। अब इंटीग्रेट अलग अलग कर लेते हैं, 0 से t। देखो सबसे पहले cos, ये ओमेगा टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos फाई, क्या बचेगा, cos फाई। अब हम क्या करेंगे, dt का मल्टीप्लाई भी इसमें कर देते हैं, तो ये हो गया dt, ऐसा, माइनस, अब इंटीग्रेशन इसका भी तो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन 0 से t, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा, cos, ये कितना ओमेगा टी कितना हो गया 2 ओमेगा टी और माइनस 5, और ये लिख दिया dt, ब्रैकेट क्लोज, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो cos फाई तो हमारा कांस्टेंट है, cos फाई क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हम तो टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो cos फाई तो cos फाई हो गया। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, dt का इंटीग्रेशन क्या, t, लिमिट लगा दी 0 से t, माइनस लगाया, अब यहाँ पे तो cos के साथ है टाइम, तो cos का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी माइनस 5। देखो cos और ये जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है cos का इंटीग्रेशन करना है, तो cos का क्या होगा, साइन। अब ये जो बचा है इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, वो भी डिवाइड में, तो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 2 ओमेगा, और t का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 5 के साथ t है नहीं तो 0 हो जाएगा। इसकी लिमिट हमें लगानी है, तो इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट हम लिख देते हैं 0 से t, ऐसे, ये हो गया, ठीक है। एक चीज, एक कंप्लीट साइकिल में ये 0 होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू है, बताते हैं कैसे, तो ये लिख देते हैं V0 I0 अपॉन में 2T, ब्रैकेट, cos फाई को मैंने cos फाई लिखा, लिमिट लगाए, अपर लिमिट पहले रखा, माइनस लोअर लिमिट रखा, ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कैसे हो जाएगी वो लिख देते हैं यहाँ पर। देखो हम बात कर रहे हैं साइन की, साइन 0 रखोगे तब भी 0 आएगा, और साइन t मतलब 2 पाई, एक साइकिल कंप्लीट कितना होता है 2 पाई पे, तो साइन 0 पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में, तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन 2 ओमेगा फॉर 1 साइकिल इज 0, एक कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये हमने 0 कर दिया। अब इसको देखें तो एवरेज पावर कितना आया, इसको ऐसे लिखा, देखो यहाँ t से ये t कट जाएगा, तो बचे क्या, V0 I0 cos फाई अपॉन में 2, ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, t से t कट गया। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसको मैंने लिख दिया V0 बाई रूट 2 इंटू I0 बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई, हमने क्या किया, दो को मैंने रूट 2 और रूट 2 के फॉर्म पे लिख दिया ताकि फॉर्मूला बने। अब देखो V0 बाई रूट 2 इसे बोलते हैं
आरएमएस वैल्यू, क्या बोलते हैं आरएमएस। तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, एवरेज पावर इक्वल टू वी आरएमएस। अब करंट की बात करें तो करंट I0/√2 को क्या बोलेंगे, आई आरएमएस। ये लिखा हमने आई आरएमएस, आई इंटू में cos फाई। तो ये आ गया हमारा एवरेज पावर इन एसी सर्किट। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसको एक बार ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या होता है, कभी कभी आपसे ऐसा पूछता है कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर कैलकुलेट करो, तो आप यहां तक करना इसको कंप्लीट, इसके आगे लिख देना। जैसे प्योरली रजिस्टिव बोला है तो फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट का मतलब ये है जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो सर्किट के साथ, तो यहां लिख देते हैं ओनली रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, ओनली रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, हमें एक चीज पता है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री पता है तो इस फॉर्मूले में रख दो और आंसर आ जाएगा। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर क्या आएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में cos 0। cos 0 कितना होता है, 1। क्या लिखेंगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये आ गया हमारे पास एवरेज पावर। ठीक है, इसी का एक और फॉर्म लिखा जा सकता है अगर लिखना हो तो V को मैं लिख सकता हूं आई आर। क्या लिख सकता हूं, आई आर एम एस इंटू आर, ये V को लिखा जा सकता है। और आई आर एम एस को आई आर एम एस लिख दिया। ऐसा मैं एक काम करता हूं ना, ये लाइन हटा देता हूं, आगे लिख देता हूं। ये फॉर्मूला हो गया है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आई आर एम एस इंटू आर। देखो मैंने V की जगह लिख दिया I इंटू आर, और I और I 2 बार हो गया तो आई स्क्वायर आर हो गया। तो ये भी फॉर्मूला आ जाता है। या V स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, तो इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, एवरेज पावर इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन में आर। मतलब ये अलग अलग हो सकता है, कभी ये फॉर्म लिख के आ जाए। अभी ये लास्ट वाला कैसे लिखा, तो मैंने यहाँ पे वी आर एम एस को वी आर एम एस लिखा, आई आर एम एस को लिख दिया वी आर एम एस अपॉन आर। तो V और V का मल्टीप्लाई हो गया तो V स्क्वायर हो गया, R नीचे डिवाइड है। तो ये एक फॉर्मूला है मेन, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब मान लो कभी ऐसा है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए बताओ या प्योरली कैपेसिटिव के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। फॉर प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव, किसी के लिए भी आ जाए, इंडक्टिव सर्किट के लिए आए या कैपेसिटिव सर्किट के लिए आ जाए, उस समय अगर ऐसा आएगा कि एवरेज कैलकुलेट द या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो क्या करोगे, हमें पता है फेज एंगल प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो 90 डिग्री रहता है, ये बात हमें पता है। अगर ये पता है तो यहां तक तो हमने प्रूव करा ही था। इसी के आगे हम डायरेक्ट ये वाली लाइन पे आएंगे, कहाँ आएंगे, यहाँ पर, और क्या लिखेंगे, एवरेज पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में cos π/2। cos π/2 क्या होता है, 0। एवरेज पावर क्या आएगा, 0। मतलब एक चीज समझ आई कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर लॉस क्या होता है, 0। मतलब कोई भी पावर, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है जब हम बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा इसी में क्या होता है, एक चीज ये भी पूछी जाती है, इनके ग्राफ आते हैं, है ना, तो ग्राफ भी बात करेंगे। एक और क्या बताने वाला था मैं, अच्छा, ये आरएमएस वैल्यू कभी कभी नहीं लिखते हैं। देखो कैपिटल V अगर लिखा है ना, इसका मतलब है आरएमएस की बात हो रही है। कैपिटल I लिखा है ना, इसका मतलब है आरएमएस की बात हो रही है। स्मॉल सिंबल होते हैं इंस्टेंटेनियस के और कैपिटल सिंबल होते हैं आरएमएस के, इस बात का ध्यान रखना। तो कभी कभी ऐसा भी लिख के आता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, मतलब ये आरएमएस वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए। कैपिटल में जरूर लिखा होगा, स्मॉल में नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल V कैपिटल I का मतलब है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप एक बार नोट कर लो।
मैं देख लेता हूँ बोर्ड कैसा दिख रहा है, फिर आगे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ठीक है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लाइट ज़्यादा लग रही है, बाकी अच्छा है। चलिए हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है क्योंकि इसका क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है 12th क्लास में। ठीक है, तो हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर, देखो ये मान के चलना कि ट्रांसफार्मर आएगा या तो एसी जनरेटर आएगा, और आएगा जरूर, कम से कम 4-5 नंबर में पूछा जाएगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपने देखा होगा घर के आसपास ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं, है ना, जो घर के पास में रखा रहता है, जिसका काम एक्चुअल में वो रहता है वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने का, यानी कि करंट को भी कम ज़्यादा करेगा। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, या करंट को स्टेप अप या करंट को स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which step up or step down the voltage and current, वोल्टेज या करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है ना, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हम देंगे ना उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा ये। तो पहला ये हुआ कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज या करंट को कम और ज़्यादा करने के काम आती है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में ही काम करेगा। ठीक है, किसमें काम करेगा, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर काम करता है, डायरेक्ट करंट में काम नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, इस पॉइंट को ध्यान रखना। जैसे मान लो हमने इनपुट में फ्रीक्वेंसी दी इसको 50 हर्ट्ज, तो हमें आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो पहला देखो, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। तो यहां लिख सकते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये जान लो कि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, कैसे काम करेगा उसके लिए हम एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयरन की कोर बनाएंगे। ये क्या है, कोर है, ये आयरन की कोर है जो लोहे की रहेगी, है ना, आयरन है मतलब एक तरह का। तो ये आयरन सॉफ्ट आयरन भी हो सकता है, ये आयरन कैसा, सॉफ्ट आयरन भी रखते हैं, मोस्टली सॉफ्ट आयरन रखते हैं। तो ये आयरन की कोर है, ठीक है, ऐसे करके हम बना देते हैं इस टाइप से। ये लेमिनेटेड कोर है इसलिए थोड़ा इसको ऐसे लाइन वाइज में दिखा रहा हूं, बाकी अगर नहीं दिखाओगे तब भी चलेगा। दिस इज अ लेमिनेटेड आयरन कोर, क्या बोलते हैं इसे, लेमिनेटेड आयरन कोर, लेमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है, आयरन की कोर इसलिए रखते हैं ताकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके। किसको कम किया जा सके, हिस्टेरेसिस लॉस को। और लेमिनेटेड इसलिए रखते हैं ताकि, लेमिनेटेड मतलब पतली पतली स्ट्रिप में कट करके उनको मिला देते हैं, पतली पतली स्ट्रिप में। भाई पूरा लोहे का इतना मोटा सा कोर नहीं लेंगे हम, पतली पतली स्ट्रिप में मिलाएंगे, उन सबको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, उसे लेमिनेटेड बोलते हैं। तो लेमिनेटेड कोर इसलिए रखते हैं ताकि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। किसको कम कर सके, एडी करंट लॉस को। मैं उसके बारे में बात करूंगा, फिलहाल तो ये आयरन कोर हो गया। अब यहां हम प्राइमरी कॉइल देंगे, ये हो गया प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। जो पावर हाउस रहता है ना, पावर हाउस से जो सप्लाई आती है वो होती है प्राइमरी कॉइल। ये हो गया पावर हाउस से जो सप्लाई आई, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ ये इनपुट है, यहाँ लिख लेते हैं इनपुट, इनपुट सोर्स। ठीक है, ये इनपुट दिया हमने, मान लो मैंने दिया इसको 1100 वोल्ट दे दिया, 1100 वोल्ट की सप्लाई दी। हम चाहते हैं स्टेप डाउन करे, वोल्टेज को कम करे। फिर एक सेकेंडरी कॉइल होगी पास में,
ऐसे। यहां मिलेगा हमें आउटपुट वोल्टेज, क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज। इसे आउटपुट इनपुट वोल्टेज लिखे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और ये है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ऐसा। अब क्या होगा, कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं, वर्किंग कैसे करेगा। देखो सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको करंट दिया, कहां से? प्राइमरी, प्राइमरी हमने ऐसे करंट दिया, ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। ये कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट की क्वालिटी क्या होती है कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या करता है? चेंज करता है। तो ये हमने एसी ऐसे दिया। अब ये क्या कर रहा? मैग्नीट्यूड अपना कम ज्यादा कर रहा, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा, मतलब एक तरह से वेरिंग करंट है। करंट क्या कर रहा? वेरी कर रहा। मतलब यहां से अगर करंट जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा उसको देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना रहा होगा। ये तो डायग्राम था एसी का, है ना। इसने क्या करा, इसको जब करंट दिया इसने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा कॉइल? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा और इधर साइड जाएंगी परपेंडिकुलर। मैं डायग्राम में दिखाने के लिए, शो करने के लिए कर रहा हूं ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ऐसे लाइन जा रही होंगी, ऐसे लाइन जा रही होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ये क्या कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ध्यान से देखो तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड निकली, कुछ यहाँ से गई और कुछ यहाँ से गई। दोनों कॉइल हम पास में रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और सेकेंडरी कॉइल से एंटर कर गई। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, इसको क्या मिलेगा? फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर अगर किसी कॉइल को क्रॉस करती हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एसी दिया है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिला वो चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो फैराडे ने क्या बताया था? फैराडे ने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी किसी क्लोज सर्किट में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसमें क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। और ईएमएफ मिलेगा तो इसमें क्या मिलेगा? करंट। इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ये हो गया हमें जो आउटपुट में करंट मिलता है। और प्राइमरी कॉइल में करंट दे, दूसरी कॉइल में करंट अपने आप मिले, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? म्यूचुअल इंडक्शन। अगर एक करंट, एक कॉइल में करंट देते हैं और दूसरे कॉइल में करंट मिलता है अपने आप, बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस हुआ करंट वो क्या है? देखो यहां पर, तो यहां लिख लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। ये भी देखो प्राइमरी कॉइल। देखो एक चीज समझो, हमने सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा था। सेल्फ इंडक्शन में होता क्या था? एक कॉइल है, इसमें अगर करंट देंगे तो इसमें भी तो ईएमएफ आएगा, जो इंड्यूस ईएमएफ रहता है। अगर इसमें कॉइल, ये कॉइल है, इसमें हमने करंट दिया तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू याद करो, क्या आती है फैराडे लॉ से? E इक्वल टू माइनस ए नंबर ऑफ टर्न और d∅/dt। ये आता था फैराडे लॉ से। भाई फैराडे लॉ ने क्या बताया था सेकंड लॉ में? यही बताया था ना, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा ये फैराडे लॉ ने बताया था, उसी को हमने लगा दिया यहाँ पर। ईएमएफ की जगह मैंने कैपिटल ई शो कर दिया है। नंबर ऑफ टर्न N1 थे प्राइमरी में, तो मैंने नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के N1 लिए, तो यहाँ N1 लिख दिया। ये हो गया हमारा पहला ईएमएफ का इक्वेशन। अब दूसरे में क्या होगा? इधर देखो, अब इसमें भी करंट आया है। करंट अगर इंड्यूस हुआ है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। कितना होगा उसे लिख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, वो कितना आएगा उसे लिख दिया E2। वैल्यू क्या आएगी? -n d∅/dt। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि नंबर ऑफ टर्न जो रहेंगे वो अलग अलग लेंगे। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न अलग अलग रहेंगे, एक में ज्यादा एक में कम। किस में ज्यादा किस में कम रहेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो अगर हमें
वोल्टेज यहाँ ज्यादा चाहिए, ज्यादा मतलब स्टेप अप करे, वोल्टेज को बढ़ाए, तो वोल्टेज ज्यादा कब मिलेगा? जब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो। क्या हो? नंबर ऑफ टर्न। भाई मैं चाहता हूँ सेकेंडरी में इसमें वोल्टेज ज्यादा मिले, तो इसमें ज्यादा वोल्टेज कब मिलेगा? जब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो। ठीक है, और अगर मुझे इसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ मतलब वोल्टेज कम चाहिए, मतलब स्टेप डाउन करना है, भाई 11,000 यहाँ आया मान लो, हमें चाहिए 240 या 220। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न क्या करेंगे? कम। हमें वोल्टेज कम चाहिए तो इससे हम नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे, तो N2 में नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे, है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, स्टेप डाउन स्टेप अप में डिफरेंस देखेंगे। फिलहाल मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं 1 और 2 को। जैसे डिवाइड करेंगे क्या होगा? E1 बाय E2 इक्वल टू N1 बाय N2, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, हम यहाँ पर आइडियल कंडीशन की बात करते हैं तो ऐसा आता है, ये किसके लिए आता है? फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं रहता, जितना फ्लक्स पहले वाले में हो चेंज इन फ्लक्स उतना दूसरे को ही मिले, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक हो जाता है। जितना फ्लक्स इसमें मिला उतना फ्लक्स इसमें मिले ऐसा जरूरी नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो हवा में चली जाएंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ आगे भी चली जाएंगी, तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे अगर पास नहीं होगी तो पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स जितना इसमें था उतना इसमें नहीं मिलेगा। फिलहाल हम बराबर ले रहे हैं, हम देखो क्या कर रहे हैं, हम इक्वल ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं क्योंकि आइडियल की बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं जितनी फील्ड लाइंस प्राइमरी से निकली हैं उतनी सेकेंडरी में गई होंगी। ठीक है, चलो यहां पर फिर से देखें, एक और रिलेशन देख लेते हैं इसी में। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए वैलिड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी सारी चीजें। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करेंगे तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा? बराबर। भाई जब पावर का लॉस ही नहीं होगा, अगर आइडियल की बात हो रही, तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होंगे? बराबर। मतलब अगर आपको आइडियल ट्रांसफार्मर दिया है तो जितना पावर इनपुट में होगा उतना आउटपुट में होगा, बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, तो इनपुट पावर क्या होगा? V इंटू आई। भाई यही फॉर्मूला होता है ना पावर का, V की जगह हमने EMF लिया है, E इंटू आई। आउटपुट में क्या होगा? V इंटू आई। ये आ गया। मैं यहां से एक काम नहीं कर सकता, ऐसे I1 बाय I2 सॉल्व कर लेता हूं, I1 बाय I2, तो क्या आएगा? ये E2 बाय E1। एक रिलेशन ये आ गया। देखो ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट JEE में भी पूछा जाता है। देखो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ टर्न दिए थे, एक वोल्टेज दिया था, दूसरा निकालना था, डायरेक्ट आया हुआ था। और 12th में भी ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। फिलहाल इन दोनों को कंबाइन करें तो एक चीज मिलेगी, और क्या मिलेगा? एक टर्म आता है, इसे बोलते हैं K, इसको लिखते हैं I1 बाय I2। I1 बाय I2 को हम E2 बाय E1 लिख रहे थे अभी, ये देखो क्या लिखा हमने, I1 बाय I2 क्या लिखा? E2 बाय E1। ठीक है, और E2 बाय E1 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? N2 बाय N1। देखो ये E1 बाय E2, N1 बाय N2, अगर इसका उल्टा करें तो उल्टा हो जाता, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम? E2 बाय E1 को हम लिख सकते हैं N2 बाय N1। ये हो गया हमारा रिलेशन। के जो है ना, इस के को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक है हमारे पास जो बताने जैसा था ट्रांसफार्मर में। बस अब इसके बाद जो आएगी कुछ लिमिटेशन कंडीशन आएंगी। कंडीशन जैसे कि न्यूमेरिकल करते समय कंडीशन आती है, जैसे मान लो आपको किसी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बोला 100% है, सॉरी 80% है, इफ यहां लिख लेते हैं इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर इफिशियंसी की बात करेगा तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, अपॉन में इनपुट पावर। पहले तो आप फॉर्मूला याद रखो कि ये हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर कभी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% है, ये मान लो अगर 100% है, तो इसका मल्टीप्लाई करना, तो इनपुट और आउटपुट की पावर क्या होगी? एक जैसी। ठीक है, तो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं
जब आपको बोलता है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% से कम है, मान लो बोले 80% है, 80% का मतलब क्या हुआ, अगर किसी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 80% है मतलब वो 100% की एनर्जी को 80% में कन्वर्ट कर रहा है और 20% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये वाला फॉर्मूला, मतलब अगर कभी भी आपको ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी दे तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होते। फिर बोल रहा हूं, ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होते हैं। कब? मतलब ये डायरेक्ट नहीं कि इफिशियंसी हमको 80% दिया है तो हम उस समय ये यूज करें। क्या यूज करें? ये भाई ये दोनों यूज करें ना, इनपुट आउटपुट बराबर माना है, पावर इनपुट पावर आउटपुट पावर अगर बराबर माना है मतलब इफिशियंसी 100% है। अभी क्वेश्चन में आपको दी है इफिशियंसी 80% है, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो कि इसी से तो आया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी देगा तो कभी भी हम ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम इतना लिख देंगे कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, V1 है, अगर E1 है तो E1 इक्वल टू आई इंटू R1 लिख लो, E2 है तो आई इंटू R2 लिख लो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इफिशियंसी परसेंट में लिखनी है तो ऐसे लिखो E2 I2 आउटपुट पावर इनपुट पावर E1 I1 इंटू 100। ठीक है, कभी कभी बोलता है लोड इज कनेक्टेड, 500 ओम लोड इज कनेक्टेड इन द ट्रांसफार्मर। लोड का मतलब क्या होता है? आउटपुट। कहां पर? लोड का मतलब होता है इधर कनेक्ट होगा। भाई आउटपुट की बात हो, लोड तो यहीं कनेक्ट होगा, बल्ब लगाना है, फैन लगाना है, वो इधर कनेक्ट होगा। भाई हमारे घर पे जो सप्लाई आती है ये आती है, ये ट्रांसफार्मर पे जो पावर हाउस से सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर में आ रही है। पावर हाउस ये है और ये घर के पास सप्लाई आएगी। घर के पास जो वायर आते हैं ना वो सेकेंडरी कॉइल से आते हैं ट्रांसफार्मर के, वोल्टेज कम करे या ज्यादा करे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। देखो जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं डिफरेंस, यहाँ लिख लेते हैं स्टेप अप और ये लिखते हैं स्टेप डाउन। ये हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर रहते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखो स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज बढ़ाना मतलब क्या होगा? सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा पहले वाले से। ठीक है, ये क्या हुआ? स्टेप अप। स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज को कम करना, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा सेकेंडरी का कम। हमारे घर पे जो यूज होता है, घर के पास में जो रखा रहता है, जिसे हम लोग डीपी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बोलते हैं इसे, गांव में इसको डीपी बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ठीक है, तो ये जो होता है ना वो नॉर्मली सारे स्टेप डाउन होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप डाउन, वोल्टेज को जो कम करता है। ठीक है, स्टेप डाउन मतलब हमारे जो पावर हाउस से सप्लाई आ रही है वो 440 आ रही, मान लो ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई है 440, लेकिन घर पे कितनी आएगी? 220, तो ये ज्यादा हुआ, तो स्टेप डाउन की कंडीशन ये है। अच्छा एक चीज, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो कॉमन सी बात है करंट क्या होगा? कम। तो करंट यहाँ पे क्या होगा? I1 इज ग्रेटर देन I2, उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, यहां पर वोल्टेज अगर यहां पर ज्यादा था मतलब करंट क्या होगा? इधर ज्यादा होगा। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज डाउन कर रहा है मतलब करंट अप होगा, करंट अप होगा। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ा रहा है मतलब करंट डाउन होगा। ठीक है, तीसरा नंबर ऑफ स्टेप अप है मतलब नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे? ज्यादा। किधर होंगे? सेकेंडरी में। स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना है मतलब क्या होगा? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेंगे। स्टेप डाउन करना है मतलब नंबर ऑफ टर्न, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को क्या करना है? कम करना है। कम कैसे करेंगे? N1 ज्यादा N2 कम। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, K की बात करें। भाई अभी हमने लिखा ना K इक्वल टू, हमने क्या लिखा? N2 बाय N1, ये लिखा K को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर मैं स्टेप अप की बात करूंगा मतलब ये ज्यादा है N2, देखो N2 ज्यादा है। अगर ये ज्यादा और ये कम है मतलब K की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा। भाई अगर N2 मान लो मैं ले लेता हूं 1000 है और ये 1000 से कम है, कम है कितना भी कम, 500 ले लो, 600 ले लो, 800 ले लो, कुछ भी करो सॉल्व। मान लो मैंने 800 ले लिया, डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा ना। इसमें आ जाओ तो इसमें क्या होगा? K की वैल्यू 1 से कम, स्टेप डाउन है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। अगर कभी यूज पूछ ले कि इसका यूज कहाँ करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है इन पावर हाउस,
इट इज यूज्ड इन पावर हाउस, इन पावर हाउस। पावर हाउस में इसका यूज करते हैं। पावर हाउस में वोल्टेज आता है, एक 11,000 आ गया, मान लो उसको कहीं भेजना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब जनरेशन होता है ना तो वहाँ वोल्टेज कम जनरेट होता है, वहाँ भी हम लोग यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ज़्यादा कर देते हैं ताकि हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन हो सके। वोल्टेज हमेशा हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन होगा। मतलब जब भी कभी ट्रांसमिशन की बात करेगा ना, जैसे मान लो मुझे सप्लाई देनी है, कहाँ से कहाँ देनी है, मुझे यूपी से एमपी में सप्लाई देनी है। उत्तर प्रदेश में बिजली ज़्यादा बन रही है, वहाँ से एमपी में देना है सप्लाई, तो क्या करेंगे, हाई वोल्टेज में हम ट्रांसमिट करेंगे। होता क्या है, हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से पावर लॉस जो है वो कम होता है, ऐसा होता है। पावर लॉस क्या होता है, कम। ठीक है, पी जो पावर लॉस होगा, वोल्टेज जितना ज़्यादा पावर लॉस उतना कम। आई थिंक ये रिलेशन में स्क्वायर भी रहता है, मुझे एकदम क्लियर याद नहीं है, बट इतना पता है दोनों इन्वर्सली रहते हैं। शायद स्क्वायर है, मुझे ध्यान नहीं है ना, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। फिलहाल ये तो पावर हाउस में यूज हो गया, और ये कहाँ यूज होता है, तो ये यूज होता है हमारे घर के पास में। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। घर के पास में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया। ठीक है, एक और चीज इसमें पूछी जाती है ट्रांसफार्मर में, जैसे कि आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो, मैं स्क्रीन देख लेता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। कैसा दिख रहा है, सारी चीजें ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लाइट पड़ रही मुझे लग रहा है, ठीक है। पर्दा लगा रहता है, एक्चुअली में लाइट आती है साइड से, सामने जस्ट विंडो बनी हुई है, उसकी वजह से लाइट आती है, तो हमने यहाँ पे पर्दा लगा रखा है ब्लैक कलर का। चलिए, तो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। भाई जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना, सब बताऊंगा मैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में लॉसेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कई अलग अलग तरह के लॉस रहते हैं, कुछ मेजर लॉस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपर लॉस की। किसकी बात करेंगे, कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या होता है, देखो ट्रांसफार्मर हमने बनाया, ये ट्रांसफार्मर हमने बनाया है ऐसा। अच्छा, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ना, इसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यहां लिख देता हूं मैं, कोर टाइप। ठीक है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसको हटा देता हूं, आगे लिख दूंगा मैं, आगे बता दूंगा। तो ये हमारा जो ट्रांसफर कोर टाइप, एक्चुअल देखो ये कॉपर की वाइंडिंग है। क्या है, कॉपर की वाइंडिंग है। तो कॉपर वायर है, कॉपर वायर में रेजिस्टेंस भी होगा। भाई हर एक वायर की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस होता है ना। तो रेजिस्टेंस होगा तो करंट चलेगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी लॉस। तो यहां लिख लेते हैं ड्यू टू, क्या लिख देते हैं, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, सम एनर्जी, कुछ एनर्जी जो होती लॉस हो जाती है, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द, कॉपर की जगह वाइंडिंग लिखो ज्यादा बेटर है, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग लिख लो ज्यादा बेटर है। ऑफ कॉपर लिख लो, ठीक है। सम एनर्जी ऐसे लिख लो ज्यादा बेटर है, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म पे एनर्जी लॉस होती है। किस फॉर्म पे, हीट के फॉर्म पे। तो इसको कैसे मिनिमाइज करें, तो भाई रेजिस्टेंस कम करने का तरीका हमें पता है कैसे, रो एल बाय ए लिखो। भाई रो तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि कॉपर का बना है, तो कैसे चेंज करेंगे, भाई टेम्परेचर कम ज्यादा कर नहीं सकते हम। तो एक काम करो, मुझे रेजिस्टेंस को कम करना है तो एरिया क्या कर दो ज्यादा, तो वायर का एरिया क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो लिख सकते हैं इट कैन बी मिनिमाइज बाय, इट कैन बी minimized by using
थिक कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर या वाइंडिंग। कॉपर वाइंडिंग अगर हम लोग थिक यूज करेंगे, कॉपर वायर अगर थिक यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी 1 नंबर का अलग से भी पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड हम बात करेंगे एडी करंट की, एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस कैसे होता है? देखो, एडी करंट लॉस होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सॉलिड मेटेलिक बॉडी। कोर जो थी ना, हमारे जो कोर थी, हमने कोर बनाया था, लोहे का कोर बनाया था ना, ये लोहे का कोर है एक्चुअल में, आयरन का। ये आयरन का जो कोर है, ये पहले सॉलिड मेटल का पीस था। भाई हमें थोड़ी ना पता था कि सपने आ रहे हैं कि लेमिनेट करके मिलाओ उनको। हमने सॉलिड मेटल का पीस लिया, फिर देखा तो हीट बहुत लॉस हो रही थी, तो हमने क्या करा, पता करा कि जब करंट जाता है तो सॉलिड मेटल के पीस में फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा। तो हमने मेटल के पीस को पतली पतली लेमिनेटेड कोर में डिवाइड कर दिया, जिससे लॉस क्या हो गया, कम। कैसे? क्योंकि एडी करंट कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? एडी करंट। तो यहां लिख देते हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सॉलिड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की सॉलिड कोर की वजह से, जो कोर बनाई सॉलिड थी ना, सम एनर्जी इज लॉस्ट, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब मैं नहीं लिखूंगा कि एनर्जी हीट के फॉर्म पे लॉस होती है। ठीक है, मिनिमाइज कैसे करते हैं वो देखो यहां पे। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो क्या यूज करेंगे? लेमिनेटेड आयरन कोर, लेमिनेटेड आयरन कोर। लेमिनेटेड आयरन कोर का यूज करके हम एडी करंट लॉस को कम कर देते हैं। तीसरे लॉस पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है? तो थर्ड हमारे पास लॉस आता है जिसका नाम है हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसी हमारा ऐसे करेगा, ऐसे चलेगा, तो ये पॉजिटिव हाफ में कोर को मैग्नेटाइज करेगा और नेगेटिव हाफ में कोर डीमैग्नेटाइज होगी। कोर मतलब जो आयरन की कोर बनाई ना हमने ट्रांसफार्मर की, वो तो पॉजिटिव हाफ में मैग्नेटाइज और नेगेटिव हाफ में डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से एनर्जी लॉस होती है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे। तो यहां लिख लेते हैं ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है उसे हम हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। और इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? इसको मिनिमाइज करते हैं बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। क्या करेंगे? बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। हम सॉफ्ट आयरन की कोर लेंगे, सॉफ्ट आयरन की। इस वजह सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस कर्व जो होता है या हिस्टेरिसिस लूप जो होता है सबसे कम होता है, इस वजह से सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। ये मैग्नेट वाले चैप्टर मैंने शायद बताया होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, एक और देखते हैं, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज में क्या होगा कि भाई पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी से निकली थी सेकेंडरी में नहीं पहुंचेंगी। भाई यहां पर देखें तो यहां पर प्राइमरी से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी यहां से, वो पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी से नहीं पास होंगी। कुछ ऐसी होंगी जो एयर में चली जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो यहां चली जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो इधर चली जाएंगी। तो पूरी फील्ड लाइंस पास नहीं होती है। तो कुछ फ्लक्स जो हवा में लीक हो जाता है उसे बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। यहां लिख लेते हैं टोटल फील्ड लाइंस नॉट passes from
द सेकेंडरी सम लीक्ड इनटू एयर, कुछ क्या होंगी, लीक हो जाएंगी। तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइजेशन देख लेते हैं इसका। इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, तो दोनों कॉइल को पास में रखो, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोजली, दोनों को क्या रखो, पास में। जितना पास में दोनों कॉइल रहेंगी ना, उतना फ्लक्स लीकेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लॉस हैं, इससे ज्यादा ट्रांसफार्मर में नहीं पूछा जाता है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अलग से ही लेके आऊंगा, पूरी सीरीज लाऊंगा। जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं ना क्वेश्चन, जिस जिस चैप्टर के, लगभग सभी मैंने ईएमआई और एसी का पिछले चैप्टर तक मैंने सारे न्यूमेरिकल कराए। इसके न्यूमेरिकल में स्लाइड नहीं बना पाया, थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रह गया, बहुत काम करा मैंने, लेकिन हो नहीं पाया। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसके लिए मैं अलग से लेके आऊँगा, लेक्चर में बनाऊँगा, पहले ही बना दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लो, मैं फिर जनरेटर स्टार्ट करता हूँ, अगला टॉपिक। स्क्रीन चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक आ रही। चलिए, अब हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। किसके बारे में, एसी जनरेटर के बारे में। तो अगला हमारा है एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं इसे, एसी जनरेटर। भाई साहब, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं, या इसको डायनेमो भी बोलते हैं, एसी डायनेमो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एसी डायनेमो। ठीक है, डायनेमो भी बोलते हैं इसे, एसी जनरेटर। जो हमारा जनरेशन चल रहा है ना इस समय हर जगह, हमारे घर पे जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये कहीं ना कहीं जनरेशन हो रहा है। कौन सा, एसी जनरेटर से। एसी जनरेशन या अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट किया जा रहा है, जो हमारे घर पे, हमारी कोचिंग पे, हमारे स्कूल पे, फैक्ट्री पे, मिल पे, हर तरफ आ रही है। ठीक है, पहले डीसी चला करता था, पहले क्या चलता था, डीसी। ठीक है, डीसी के बारे में सबसे पहले बताया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, डीसी सोर्स बनाए थे उन्होंने, बैटरीज वगैरह, उससे जनरेशन होता था। ठीक है, तो अब बाद में फैराडे आए, माइकल फैराडे, उन्होंने इसके बारे में बताया कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर भी बनता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा पहले वो देख लेते हैं। पहले ये जानते हैं करता क्या है। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये लिख लेते हैं, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे क्या बोलते हैं, जनरेटर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ज्यादा चीजें यही पूछी जाती हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, व्हाट इज एसी जनरेटर, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इस टाइप से पूछा जाता है। तो देखो प्रिंसिपल क्या है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे काम करेगा बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम ईएमआई बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एसी जनरेटर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है। इसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। कैसे काम करेगा, डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर जनरेटर के जो जो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मैग्नेट। क्या लेंगे, मैग्नेट। ये मैंने ले लिया नॉर्थ पोल, थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा, काम आएगा। देखो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से
ये हो गया नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। इधर ले लेते हैं साउथ, ये हो गया साउथ पोल मैग्नेट का। ठीक है, मतलब नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही होंगी ऐसे, नॉर्थ से साउथ ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ बीच में बनाएंगे हम कॉइल। क्या बनाएंगे? कॉइल। कॉइल किसका? कॉपर का। ये कॉपर का कॉइल है, ये कॉइल है, इसका नाम दे देते हैं PQRS। PQRS ऐसे। अब हमें एक चीज पता है, अगर ये कॉइल को मैं घुमा दूं, क्या करूं? घुमा दूं, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये घूमेगा। इसका डेरिवेशन भी देखेंगे ना, ईएमएफ की इक्वेशन बतानी रह गई थी, इसमें बताएंगे। आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन एसी जनरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कॉइल है। अब एक चीज सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्या कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। कैसे जा रही हैं? ऐसे, नॉर्थ से साउथ, और ये हमारा कॉइल रखा हुआ है। अगर मैं कॉइल को ऐसे रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी पूरी, मतलब फ्लक्स क्या मिलेगा? मैक्सिमम। लेकिन अभी धीरे धीरे घूमेगा तो अभी देखो फ्लक्स अभी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा ही नहीं रही भाई, सीधे ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा, तो फ्लक्स क्या मिलेगा? जीरो। लेकिन जब ये घूमना शुरू करेगा तो फील्ड लाइंस इससे पास होना शुरू हो जाएंगी, तो फील्ड लाइन जैसे जैसे घूमेगा फील्ड लाइन मैक्सिमम होंगी, ज्यादा पास होंगी। भाई मान लो 1000 फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो अभी की कंडीशन में तो एक भी नहीं जा रही, लेकिन जब ये घूमेगा तो अभी एक जा रही, फिर दो जा रही, फिर चार जा रही, पांच जा रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी, तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और फ्लक्स अगर बढ़ता जाएगा यानी कि चेंज हो रहा मैग्नेटिक, अब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? व्हेन द कॉइल रोटेट्स देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो फैराडे ने क्या बताया था कि करंट इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? करंट। तो इसमें क्या इंड्यूस होगा? करंट। तो करंट तो इसमें आ गया, लेकिन वो करंट ऐसे आके सर्किट में दे दिया हमने। मान लो यहां से हमने क्या किया? बल्ब के पास लगा दिया, ये लगा दिया मैंने बल्ब, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या? एक रोटेशन के बाद ये सारा सर्किट क्या होगा? एक दूसरे में उलझ जाएगा। भाई ऐसे वायर थे वो आपस में क्या होंगे? ट्विस्ट हो जाएंगे। इस वजह से दिक्कत आई, तो हमने क्या करा? यहां पर हमने स्लिप रिंग लगाई। क्या लगाया? स्लिप रिंग्स। वो कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। देखो, जैसे कि ये पहले हटा देता हूं एक्सिस, यहां बाद में दिखा देंगे हम। देखो, यहां से हमने क्या करा? स्लिप रिंग लगाई, ऐसे मैंने यहां पे एक रिंग लगाई, समझेंगे इसे ऐसे। ये पहली रिंग है। मैंने क्या किया? इस वाले वायर को यहां से जोड़ दिया, ऐसे टच करा दिया, मतलब ये रिंग जो है ना इससे कनेक्टेड है। ये स्लिप रिंग है, ये वाली रिंग, ये स्लिप रिंग जो बनाई ना मैंने, ये किससे कनेक्ट है? ये वाले टर्मिनल से। ये वाला जो वायर है ना पूरा स्लिप रिंग के साथ फिक्स कर दिया, अटैच कर दिया। और दूसरे वाले वायर को इसके बीच में से निकाला। कैसे निकाला? इसके बीच में से, देखो ऐसे, यहाँ बीच में से इसको ऐसे निकाला, बीच में से। ठीक है, अंदर टच नहीं हुआ। ये वाला वायर स्लिप रिंग के बीच में से गया है। स्लिप रिंग मतलब एक तरह का रिंग है, देखा होगा आप लोगों ने जिम वगैरह अगर कभी गए होगे तो जो डंबल रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, रॉड रहती है जिससे हम लोग बाइसेप्स वगैरह या बेंच वगैरह मारते हैं, तो साइड में लगे रहते हैं दो। ठीक है, तो उनके साइड में लगाने के लिए, बंद करने के लिए रिंग रहती है। एक तरह की रिंग है ना, मेटल की रिंग है, थोड़ी ऐसे रहेगी, इस टाइप से ऐसी रिंग रहेगी, ऐसे। ये रिंग है, ये पूरा मेटल का पीस है, ये पूरा मेटल का पीस है। ठीक है, तो वायर इसके अंदर से तो पास कर सकते हैं हम, तो वही हमने इसके अंदर से वायर पास कर दिया। ठीक है, और यहां पे क्या करा? दूसरी रिंग लगा दी, ये रिंग ऐसे लगा दी, ऐसे, और इसको यहां से अटैच कर दिया। जस्ट मिनट, इसको व्हाइट कलर से ही बना देता हूं मैं। ये वाला ऐसे पास कर दिया, मतलब अब ये रिंग भी घूमेगी और ये रिंग भी घूमेगी, बट ये वाली रिंग इससे कनेक्टेड है। यहां हम कार्बन के ब्रशेस लगा देते हैं, तो मैं यहां पे कार्बन के ब्रशेस बना देता हूं, ये लगा दिया हमने सर्किट इस टाइप से। अब ये जो है ना, ये स्लिप रिंग है S1, ये स्लिप रिंग है S2, ये कार्बन ब्रश है B1 और ये है B2, इसका नाम दे देते हैं ऐसे। ये कार्बन ब्रश है B1, ये कार्बन ब्रश B2, ये रेजिस्टेंस R है। अब देखें, मतलब अभी जो घूमने वाला, रोटेट करने वाला जो पार्ट है ना, वो है स्लिप रिंग S1 S2, ये कॉइल के साथ पूरा घूमेगा।
ये वाला सर्किट जो है ना, जो ऑरेंज कलर से बनाया, ये नहीं घूमेगा। ये हमारा कार्बन के ब्रश है जो सिर्फ कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं, ये नहीं घूमता, ये घूमेगा पूरा, ये पूरा स्लिप रिंग घूमेगा और ये कॉइल घूमेगा पूरा। ठीक है, कैसे घूमेंगे देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मान लेता हूं ये कॉइल हमारी ऐसे घूम रही, कैसे घूम रही, ऐसे रखी हुई है। अब ये कॉइल ऐसे घूमी, ऐसे, ये एक्सिस है, कैसे घूमे, ऐसे, तो ये अभी ऐसे रखी हुई है, अभी ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो अभी कंडीशन में ये पी क्यू आर एस ऐसे है, पी क्यू आर एस, जब ऐसे घूमेगी तो पी क्यू वाला हिस्सा किधर आएगा, बाहर की तरफ, ये किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, ये किधर आएगा, बाहर की तरफ। जब ये बाहर आएगा तो हम करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं, भाई फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है, करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एफ बी आई, एफ बी आई, बी किधर जा रहा, बी इधर जा रहा, तो बी यानी करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ, तो फोर्स इधर लगा दिया बाहर की तरफ। करंट किधर इंड्यूस हुआ, ऊपर की तरफ, मतलब करंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। कैसे जाएगा, करंट की डायरेक्शन देख लो, करंट की डायरेक्शन देख लो, कैसे दिखाएं, यहां से पी से क्यू जाएगा ना, फिर क्यू से आर जाएगा, आर से पी एस आएगा, एस से अंदर जाएगा, S2 पहुंचा, यहाँ आर से एस, एस से फिर ऐसे अंदर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा S2, S2 से कहाँ जाएगा B2, B2 से किधर जाएगा R, R से किधर जाएगा B1, अब B1 से किधर आएगा P। मतलब आधे साइकिल की बात करो, मैं यहां लिख रहा हूं इन फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, पहले आधे साइकिल की बात कर रहा हूं। देखो ऐसे रखा था कॉइल, ये ऐसे को बाहर की तरफ जा रहा ना, पीक्यू वाला हिस्सा, पीक्यू वाले देखो बाहर की तरफ जा रहा था ऐसे, ये पहला आधा साइकिल, मतलब पीक्यू पहले बाहर की तरफ आ रहा, ऊपर की तरफ। तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या है, P से Q, P से Q, फिर आर एस, आर एस, पी क्यू आर एस हो गया। एस के बाद कहाँ गए, S2 में गया, कहाँ गया, S2 में गया। कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि वहां से इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया, S2 में गया, S2 में गया। S2 के बाद कहाँ गया, B2 में गया, B2 में गया। B2 के बाद कहाँ आया, R में गया, रेजिस्टेंस R में। R के बाद कहाँ गया, B1 में गया, B1। B1 के बाद कहाँ, स्लिप रिंग S1 में, ये स्लिप रिंग S1 में। स्लिप रिंग इसीलिए बोलते हैं, स्लिप करता है ना, बताएंगे अभी इसके बारे में। और स्लिप रिंग S1 के बाद कहाँ गया, P आ गया, S1 के बाद कहाँ गया, P आ गया, फिर से वही कलर में आ जाते हैं, P आ गया। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये पहले हाफ साइकिल में हो गया। अब जब सेकेंड हाफ साइकिल की बात होगी तो क्या होगा, PQ वाला इधर आ गया, RS वाला इधर आ गया। भाई PQ वाला हिस्सा ऐसे था ना, तो ये घूम के इधर आ गया, तो PQ वाला इधर, RS वाला इधर। तो अगले डायग्राम पे देखो, आप इसको एक बार नोट कर लो आराम से, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो ये PQ वाला हिस्सा था ना, तो PQ वाला घूम के तो इधर आ गया। अब PQ वाला ऐसे आया, RS वाला इधर आ गया। अब RS वाला ऊपर चलेगा, PQ वाला अंदर की तरफ चलेगा, RS वाला किधर चलेगा, बाहर की तरफ, और PQ वाला किधर, अंदर की तरफ। तो अगले हाफ के बारे में बात करेंगे। सेकेंड हाफ में क्या होगा, ऐसे। अब ये हो गया, PQ इधर गया और RS इधर आया। पहले PQ इधर था, उधर पहुंच गया, RS इधर था, इधर आ गया। अब RS ऊपर की तरफ आएगा। अब देखो जब RS ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, RS के बारे में बात कर रहा हूं। RS जब ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, राइट हैंड, एफ बी आई, एफ बी, बी तो इधर ही जा रहा, बी इधर जा रहा, फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ, करंट किधर गया, ऊपर। मतलब अब करंट किधर जाएगा, ऊपर, किधर, जस्ट मिनट, करंट किधर जाएगा, यहां से ऊपर, समझेंगे इसे ना। करंट किधर जाएगा, RS में ऊपर की तरफ, ऐसे इधर आया। अब एक चीज देखो, P से कौन सी स्लिप रिंग कनेक्ट थी, P से स्लिप रिंग कौन सी कनेक्ट थी, P से कनेक्ट था हमारा S1 वाली। P से देखो, यहां देखो, P वाले से कौन सी स्लिप रिंग कनेक्ट थी, S1 वाली। स्लिप रिंग भी तो घूम रही है, S1 वाली, तो ये S1 वाली हो गई। तो P के बाद कहां गई, S1 में गई, ये S1 है और ये B1 है। अब ये वायर ऐसे गया है अंदर से, ये स्लिप रिंग दूसरी लगी है, ये रेजिस्टेंस लगा दो यहां,
ये ऐसे देखो, अब करंट की डायरेक्शन समझो भाई। आरएस में कैसे करंट जा रहा है भाई, मैंने ऐसे आरएस बनाया, ये है आरएस वाला भाई, ये देखो पहले ये पीक्यू वाला था, पीक्यू वाला ऐसे आ गया तो आरएस वाला इधर आ गया। अब आरएस वाला ऊपर चलेगा, जब ऊपर चलेगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही जाएगी, बराबर है। करंट की डायरेक्शन कैसे, ऊपर की तरफ, ये लगाया एफ बी आई, बी इधर, फोर्स बाहर, करंट ऊपर। करंट की डायरेक्शन देखो इन सेकेंड हाफ साइकिल, इन सेकेंड हाफ साइकिल, यहां लिख लेते हैं इन सेकेंड हाफ साइकिल। सेकेंड हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ, मेन इंपॉर्टेंट पता है डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसको लिखने में। अब देखो डायरेक्शन ऑफ कहां से कहां गई, एस से आर, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद, पी तो S1 से अटैच था तो पी के बाद S1, पी के बाद S1, S1 के बाद B1, B1 के बाद R, भाई ऐसे करंट गई ना, R के बाद B2, B2 के बाद S2, S2 के बाद S2 ये है ना, ये S2 है, ये S1 था, S2 के बाद सीधा S पे। डायरेक्शन ऑफ करंट पे अगर ध्यान दें तो पहले S1 से जा रही थी S2 की तरफ, सॉरी पहले वाले में देखो, पहले वाले में कैसे जा रही थी, S2 से जा रही थी S1 की तरफ, S2 फिर B2 फिर R फिर B1 फिर S1, मतलब पहले S2 से S1 जा रही थी। अब देखो करंट, अब S1 से S2 की तरफ जा रही, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। तो इन हर एक हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक। तो ये हमारा थ्योरी में जो मेन चीज है वो मैंने बताई है। थ्योरी लिखेंगे कैसे, एक बार आराम से इसको देख लेते हैं कैसे थ्योरी लिखेंगे। पहले इसमें कंस्ट्रक्शन भी लिख देता हूं मैं, कैसे कैसे बनाया है इसको, तो कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन में जो चीजें हमने ली है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्या लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज क्या है, यूज भी जान लो इसका, इसका यूज है मैग्नेटिक फील्ड बनाना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का क्या यूज है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना, सीधी सी बात है, टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ जनरेटर इज नोन एज आर्मेचर। ये जो कॉइल है ना जो घूम रही है, ये जो कॉइल घूम रही दैट इज आर्मेचर, रोटेटिंग पार्ट ऑफ जनरेटर बोलते हैं इसे, जो रोटेट करता है। अब आर्मेचर के हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस आर्मेचर की जो कॉइल करी है ना, कॉइल कॉपर की कॉइल कर देते हैं, तो कॉपर की कॉइल हम किस में करते पता है, आयरन के ऊपर, आयरन का बना लेते हैं एक फ्रेम, और आयरन फ्रेम के ऊपर कॉपर कॉइल करते हैं। तो आयरन का फ्रेम इसलिए बनाते हैं क्योंकि आयरन क्या करता है, आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस जो इधर जा रही होंगी बाहर की तरफ, इधर, वो सारी फील्ड लाइंस को ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा ईएमएफ मिलेगा हमें, ठीक है। तो आयरन का यूज क्यों करते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, और जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आयरन का यूज रहता है। इसके ऊपर कभी कभी क्या बीच में सिलेंडर भी रख दिया जाता है, कभी कभी पूछता है कि एसी जनरेटर के बीच में हम सिलेंडर क्यों रख देते हैं, कॉइल के बीच में सिलेंडर क्यों रखते हैं, मैं उसका आयरन का, क्योंकि आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये आर्मेचर हो गया, रोटेटिंग पार्ट ऑफ जनरेटर बोलते हैं। फिर आता है स्लिप रिंग, क्या आता है, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या करती है, सिर्फ स्लिप करती है, उसका काम सिर्फ ब्रशेस में स्लिप करने का है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता रहता है। इसके बाद आता है, इसे बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। ब्रशेस जो है ना कार्बन के बनाते हैं, कार्बन के ब्रशेस या ग्रेफाइट के बना देते हैं। ग्रेफाइट के इसलिए बना देते हैं क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है ना, ये जो सर्किट है ना ये वाला, ये इससे सिर्फ अटैच है, ब्रश ब्रश देखा है ना, ब्रश टूथपेस्ट करने वाला, वो सिर्फ ऐसे टच करा दो, ये घूमता रहेगा, वो सिर्फ कांटेक्ट में रहेगा। तो पूरा करंट को एक्सटर्नल सर्किट में ले जाने का काम है, करंट को एक्सटर्नल सर्किट में ले जाने का काम है। तो ब्रशेस हम लोग यहाँ यूज करते हैं
फॉर कैरिंग करंट फ्रॉम द आर्मेचर कॉइल टू द एक्सटर्नल सर्किट। आर्मेचर कॉइल से एक्सटर्नल सर्किट में करंट ले जाने के काम को क्या बोलते हैं? ब्रशेस बोलते हैं। इसका काम है। ये ग्रेफाइट के बनाते हैं ताकि स्पार्किंग प्रोड्यूस ना हो। ग्रेफाइट बहुत स्मूथ होता है, पेंसिल देखा होगा आपने, उसको चलाते हैं ना तो वो स्मूथली चलता है कॉपी में, तो बहुत स्मूथ होता है, इसलिए मतलब फ्रिक्शन को कम से कम रखता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स हैं जनरेटर में जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका ईएमएफ का इक्वेशन देख लेते हैं, है ना, थ्योरी में, इस वर्किंग में देख लेते हैं, थ्योरी लिख देते हैं यहाँ। थ्योरी में देख लेते हैं। देखो फैराडे ने क्या बताया था, जब कॉइल घूमेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है अलग से, इक्वेशन डिराइव करने के लिए आता है, तो इन्होंने क्या बताया, जब कॉइल घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो यहां लिख लेते हैं, व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटिंग, जब आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, कहां रोटेट करेगा, इन मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर इज अ करंट, या ईएमएफ बोलते हैं, is induced in the coil, coil या आर्मेचर, कॉइल भी बोलते हैं आर्मेचर भी बोलते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट में एक तरह की थ्योरी है। अब डिराइव कैसे करेंगे, तो पहले हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देते हैं यहाँ, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा था ना, कॉइल का एरिया चेंज हो रहा था, चेंज क्या हो रहा था, एंगल। भाई कॉइल रोटेट कर रहा है ना, फील्ड तो जितना जा रहा है उतना ही है, कॉइल का एरिया जितना है उतना ही है, चेंज हो रहा है एंगल। कॉइल बार बार रोटेट करेगा तो एंगल चेंज होता है, तो इसी एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए कॉस ओमेगा टी। भाई हमारा कॉइल जो घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और हमें पता है थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी गलती कर दी, ऐसे नहीं, थीटा ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सॉल्व करो तो क्या आएगा, ओमेगा टी, हमने थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिल रहा है। अब फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो इसको लिख लेते हैं हम ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये होता है फॉर्मूला। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन नंबर ऑफ टर्न डी फाई बाई डी टी। भाई कॉइल में, आर्मेचर में एक ही कॉइल तो होगा नहीं, आर्मेचर में हमने बहुत सारे कर रखे हैं कॉइल, जितने ज्यादा कॉइल होंगे नंबर ऑफ टर्न उतने ज्यादा है। मान लो 1000 है तो 1000 लिख दिया, तो नंबर ऑफ टर्न अभी एन लिया, माइनस एन डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, तो बी ए कॉस ओमेगा टी, ऐसा। अब क्या करो, जो भाई हमें डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो बी ए का कोई काम नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दिया, ई इक्वल टू माइनस एन बी ए, ये लिखा डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर लेके आएंगे। तो ईएमएफ को कैसे लिखेंगे, ईएमएफ को लिखेंगे ई इक्वल टू माइनस एन बी ए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, अभी तो हमने सिर्फ साइन कॉस का करा है, अब ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओमेगा टी का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे कॉस का हमें ये लिखा है कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में,
तो कॉस का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा साइन, ये क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कुछ याद आ गया, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कॉस का क्या है, ठीक है, मजाक कर रहा था ना, कोई रिलीजन वाला लोड नहीं लेना। तो कॉस का जो है ना क्या हो जाएगा साइन, कॉस का क्या हो गया साइन, ठीक है, तो कॉस का साइन हो गया। अब ओमेगा टी का तो अभी करा ही नहीं ना भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में करना था, तो टाइम का कहाँ किया, अभी तो कॉस का किया था। अब टाइम का करेंगे तो ओमेगा टी का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो टी का तो 1 ओमेगा बच जाता है, वही लिखा मैंने ऊपर, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वही फर्क पड़ता है ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बचा एन ए बी ओमेगा, और ये क्या बचा साइन ओमेगा टी। ये जो है ना सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा भाई। नंबर ऑफ टर्न हम लोग चेंज नहीं कर सकते जनरेटर की कॉइल के, अभी घूम रहा हो तो कैसे चेंज कर दोगे बीच में। एरिया कॉइल का चेंज नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज नहीं कर सकते, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा है। मतलब ये क्या हुआ एक जैसा। अच्छा, ये बढ़ाने से क्या होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा। अगर मान लो इनमें से मैंने कुछ भी बढ़ा दिया, क्या कुछ भी बढ़ा दिया, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए तो हमें ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, एरिया बढ़ा दिया ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, मैग्नेटिक बढ़ा दिया मतलब बाद में जनरेटर रोका, हमने चेंज करा सब, एरिया कॉइल का पहले इतना लिया फिर इतना ले लिया, कॉइल के में नंबर ऑफ टर्न 1000 थे मैंने 2000 कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड में हल्का छोटे छोटे मैग्नेट लगाए, बड़े मैग्नेट लगा दिए, एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे घूम रहा हमने तेज से घुमा दिया, तो इनको बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ेगा। इसीलिए हम इस पूरे टर्म्स को बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ, एन ए बी ओमेगा। इसे क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। एक ही बात है ना, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। सेम एज अगर करंट की बात करता तो इसी को लिख देते I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। यही हम करंट की इक्वेशन यूज करते थे एसी में, और यही वोल्टेज की इक्वेशन यूज करते थे एसी में, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में यूज करते थे ना। तो ये इक्वेशन है जो यहाँ से आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। अगर ग्राफ देखे तो ग्राफ भी देख सकते हो, ये तो पता होगा, पूरा एसी चैप्टर खत्म होने आया हमारा। भाई ग्राफ कैसे बनता है ऐसे एक कंप्लीट साइकिल में, अगर ये ईएमएफ है और ये ओमेगा टी है, यही बनाते थे ना ईएमएफ और ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है। मैक्सिमम वैल्यू ये है ई जीरो, ये मैक्सिमम वैल्यू ये है ई जीरो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसी जनरेटर। अब यहां तक तो हो गया है, बट पावर के कुछ ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूं। देखो ये तो कंफर्म है कि या तो एसी जनरेटर आएगा या तो ट्रांसफार्मर आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना, लिख लेना कैसे लिखना है, ठीक है। मैंने सारी चीजें वैसे बता दी हैं, बट एक बार आप लोग फिर भी बुक में एक बार देख लिया करो, क्योंकि एक्चुअल में क्या एक बार लिखने में ये बुक से पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। यूट्यूब से आप पढ़ो, इससे नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा। लिखने का तरीका अगर आपको पता है तो आप इजीली लिख लोगे, लेकिन एवरेज बच्चे कुछ होते हैं जो लिख नहीं पाते, तो इसलिए बुक से पढ़ना जरूरी रहता है। तो मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, बुक जरूर पढ़ें। ये नहीं कि लेक्चर लिया बाबा का दर्शन करना है, लेक्चर लिया सुना और चले गए पेपर देने, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसको सुनो, नॉलेज लो, अच्छी बात है, इमेजिनेशन होगा कि कैसे जनरेटर चल रहा है, कैसे ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, वो सब सही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब बुक से पढ़ते हो ना तो आपका अपना दिमाग लगता है। यहाँ तो मैंने बता दिया ये घूम रहा है, वहाँ आप अपने मन में इमेजिन करोगे ये चीज़ घूम रही है, ये पी क्यू ऊपर गया आर एस इधर आया, तो वो अपने मन से इमेजिन करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए बुक जरूर पढ़ लेना, एक बार देख लिया करो, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी, इससे बेफिक्र रहो आप, है ना। इसको नोट कर लो, एक बार मैं बोर्ड चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आगे पावर के कुछ ग्राफ बता देता हूँ। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें सही दिख रही हैं। पावर के कुछ ग्राफ बता देता हूँ, पावर के ग्राफ कैसे आएंगे वो समझेंगे। यहां लिख लेते हैं पावर ग्राफ, पावर ग्राफ। पावर के कुछ ग्राफ देखने हैं, जैसे कि मान लो पहले मैंने बात करी प्योरली रजिस्टिव के लिए फॉर, इससे कोई क्वेश्चन बहुत पूछा गया है 12th क्लास में, सीबीएसई में आता है और आईसीएसई में पूछता है, स्टेट बोर्ड में नहीं पूछता है ना, बहुत कम है, राजस्थान बोर्ड में पूछ ले बात अलग है। फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट, अगर मैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करूं, ध्यान से देखो, तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट के केस में मुझे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन पता है,
देखो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती थी, V0 साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या होती थी, I0 साइन ओमेगा टी। भाई यही होती थी। क्यों यही होती थी? क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल 0 होता है प्योरली रेजिस्टिव में। तो मैं अगर पावर निकालूं इंस्टेंटेनियस पावर, तो क्या आएगा ये V इंटू आई। एवरेज पावर भी लिख सकते हो, इसमें तो एवरेज भी यही आता है ना, V इंटू आई। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज रखें ओमेगा टी की अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पहला ओमेगा टी को ले लिया मैंने 0, तो एवरेज पावर कितना आया 0। भाई साइन 0 0 होता है। फिर मैंने ओमेगा टी को ले लिया यहाँ पे 90 डिग्री, तो एवरेज पावर कितना आया, साइन 90 1 हो गया, साइन 90 क्या हो गया 1, तो क्या बचा V0 I0। फिर मैंने लिया ओमेगा टी को लिया मैंने 180 180, तो एवरेज पावर कितना आया 180, मतलब साइन पाई, तो साइन पाई क्या होता है 0। फिर मैंने क्या करा, ओमेगा टी को ले लिया मैंने 270, तो एवरेज पावर कितना आया। अब यहाँ साइन 270 लिखेंगे, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, साइन 270 को हम ऐसे लिखेंगे ना, साइन 180 प्लस 90, तो ये आएगा नेगेटिव में, साइन 90 आएगा, माइनस का साइन 90 आएगा। साइन 90 क्या होता है -1, मतलब यहाँ पे क्या आया -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, मतलब आंसर V0 I0 ही आएगा। फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं, मुझे कुछ 4 5 6 वैल्यू लेनी रहेगी, ये ले लिया 360 तक ले लो, आंसर आ जाएगा। 360 भी क्या होता है 0। अब ये वैल्यूज को देखते हुए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो, इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां देखें, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ बनाते हैं हम, ये डेटा को देखते हुए ग्राफ बनाए। देखो 0 पे 0 है, ये 0 पे 0 है, फिर 90 पे मैक्सिमम है, फिर 0 हो गया 180 में, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये 0, ये 90, ये 180, 180 में फिर 0 हुआ ना, देखो 180 में 0 हुआ, फिर 270 मैक्सिमम 270, और 360 में ये हुआ ओमेगा टी। ये हो गया वोल्टेज, ले लो, सॉरी पावर है ना, ये पावर का ग्राफ हो गया। ये वैल्यू जो आई मैक्सिमम, ये आई है V0 I0, ये पावर का ग्राफ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंबाइन करके ग्राफ बताऊंगा, कैसा पूछता है जो, वो ही बताऊंगा। ये तो प्योरली रेजिस्टिव हो गया। सेम ऐसे अगर मैं प्योरली इंडक्टिव की बात करता तो क्या आता, अगला देखते हैं, प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटी, दोनों में चलेगा। सेकंड हमारा है फॉर प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव, दोनों में एक्चुअली फेज एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए चलेगा सर्किट। अब प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो, दोनों में एक जैसा आएगा, एक चेंज आएगा क्या चेंज आएगा, 2 मिनट, एक्चुअल में चेंज क्यों आएगा वो देख लेते हैं। देखो डायरेक्शन का चेंज आएगा, हाँ सर्किट देखते हैं। देखो प्योरली इंडक्टिव होगा तो वोल्टेज की इक्वेशन तो हमने ले लिया V0 साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आती थी, याद करें आप लोग, माइनस में आती थी ना, कॉस वाली इक्वेशन लिखे, माइनस का I0 कॉस ओमेगा टी, या इसी को हम करंट को ऐसे लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी -90, ठीक है, वो भी आता था। फिलहाल अगर मैं पावर की बात करूंगा तो एवरेज पावर में क्या करूंगा, दो मल्टीप्लाई करूंगा, V इंटू आई कर देता हूं, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का V0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ऐसा आ गया। मैं अब क्या करूंगा, इसमें फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने इसमें क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से हुआ कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, ये लो, क्या बना, एवरेज पावर इक्वल टू माइनस V0 I0 बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। यही चीज हमारे पास अगर कैपेसिटिव की बात करते हैं, यहां लिख लेता हूं फॉर प्योरली कैपेसिटिव,
ये मैं इधर साइड में बना देता हूं ऐसे, सेम यही इक्वेशन आती, बट उसमें क्या होता भाई, प्योरली कैपेसिटिव की अगर बात करते तो करंट की इक्वेशन में प्लस लग जाता, प्लस I0 साइन I0 कॉस ओमेगा टी आता, मतलब इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ यही जाता, बस वो प्लस में हो जाता, जो यहाँ माइनस है ना वो प्लस हो जाता। ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें माइनस इसमें प्लस है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो मैंने दोनों एक साथ लिख दी ताकि आपको दोनों चीजें समझ आए। चलिए इवैल्यूज रखते हैं, जैसे कि यहां मैंने लिखा पहले ओमेगा टी को ले लेते हैं 0, अगर 0 लोगे तो एवरेज पावर क्या आएगी 0, 0 लिया ओमेगा, साइन 0 0 होता है। फिर मैंने ओमेगा टी को ले लिया 45, कितना लिया 45 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई भी हो रहा भाई, साइन 2 ओमेगा टी है ना, 2 साइन ए कॉस बी को क्या बोलते हैं साइन 2 ओमेगा टी। तो अगर मैंने यहाँ पे 45 ले लिया, 45 का 2 मल्टीप्लाई हो साइन 91 हो गया, मतलब वैल्यू क्या है माइनस V0 I0/2। फिर मैंने क्या करा ओमेगा टी को 90 ले लिया, जैसे 90 लिया तो एवरेज पावर क्या आया, यहाँ 90 रखा, 90 × 2 कितना हुआ 180, और साइन 180 क्या होता है 0। फिर मैंने क्या करा ओमेगा टी को ले लिया 135 रखेंगे तो क्या आएगा 135 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा साइन 270, साइन 270 -1 आता है, प्लस हो गया, यानी कि आया प्लस का V0 I0/2। ठीक है, इसके बाद रखोगे ई, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, ओमेगा टी को मैंने ले लिया यहाँ पे 180 लेंगे तो एवरेज पावर क्या आएगा 180 पूरा 0 हो गया भाई, 360 हो गया ना, 180 × 2 साइन 360, साइन 360 कितना होता है 0, ये वैल्यूज आ गई। यही अगर मैं कैपेसिटी में देखता तो सब उल्टा, 0 की जगह 0 होता, माइनस वाला प्लस हो जाता, प्लस वाला माइनस हो जाता। बोले इतना समझ आया होगा सभी को, तो पूरा उल्टा ही तो है, ये माइनस में तो प्लस में, मतलब यहाँ जब माइनस आएगा तो वहां प्लस आएगा, जहाँ यहाँ प्लस आएगा वहां माइनस आएगा। ग्राफ बनाते हैं इसका और उसका दोनों का एक साथ, पहले इधर लेफ्ट वाले में बना लेते हैं, देखो ये बनाते हैं ग्राफ, पावर ग्राफ है, इंपॉर्टेंट बहुत है पावर ग्राफ, यहां पर ही बना देते, कैसे पूछा जाएगा वही लिखेंगे अभी, है ना। चलिए देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम 0 की, यहां देखें 0 है, जब एंगल 0 है तो भी 0 है, यहाँ पे क्या है 45 पे माइनस में गया, कैसा गया माइनस में नीचे की तरफ, फिर क्या हुआ 0 हुआ, फिर प्लस में गया, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 0 पे 0 फिर माइनस पे गया। देखो 45 में ये क्या हुआ, देखो भाई साइन एंगल है इसलिए ग्राफ तो साइन जैसे ही बनेगा ना, 0 पे 0, 45 पे माइनस, 90 पे 0, 90 पे 0, ये 90 डिग्री है, इस बात का ध्यान रखना सभी लोग, और ये 45 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है 45 वाला, कितना है माइनस V0 I0/2। हम लोग नॉर्मली ग्राफ देखते थे 90 लेते थे 180 लेते थे, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ध्यान रखना, यहाँ 90 लेते थे यहाँ 180 लेते थे, यहाँ उल्टा है, गड़बड़ है यहाँ, तो यहाँ पे 45 पे मैक्सिमम हो रहा, 90 पे 0 हो रहा, फिर 180 पे 135 पे फिर मैक्सिमम हुआ, कितना हुआ प्लस का V0 I0/2, और फिर ये कितना हुआ 180। पॉइंट टू बी नोटेड बोल रहा हूं, मतलब आप इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। यहां पर आ जाओ, यहां उल्टा है, सीधा सीधा उल्टा ही बनेगा ही, कैसा बनेगा 0 से स्टार्ट हुआ तो यहां ऐसे स्टार्ट, देख लो पहले 0 फिर वो प्लस आएगा, फिर 0 फिर माइनस आएगा, माइनस वाला करा है ना नीचे हमने, ये माइनस करा है, तो ये 0, ये 45, ये 90, ये 135 और ये 180, यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू है V0 I0/2, ये मिनिमम वैल्यू है माइनस का V0 I0/2। ये हो गया ग्राफ पावर के, ये प्योरली इंडक्टिव और ये प्योरली कैपेसिटिव। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो यहां निपटा लेते हैं, बस खत्म करते हैं ना, इतना समय। क्वेश्चन कैसे आता, देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बड़ा सा, यहां समझेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। ये बनाते हैं ग्राफ, अलग अलग कलर से ग्राफ बनाएंगे। मैंने यहां पे क्या करा, एक ग्राफ बनाया, ये
1, ठीक है। एंगल दे देंगे हम, सब एंगल देंगे अभी, है ना, ऐसा। ये 0 ले लेते हैं, नहीं लेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। दूसरा ग्राफ येलो कलर से ले लेते हैं। ऐसे ही दूसरा ग्राफ बना दिया। नहीं, इस ग्राफ को ऐसे ना बना के ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। ये दूसरा ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ ऐसे बना देते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हुआ तीसरा ग्राफ। 3 ग्राफ बने। एंगल अगर मेंशन करना है तो एंगल मेंशन कर लेते हैं। 0 डिग्री ले लिया, ये ले लिया 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, है ना, 90 का डिफरेंस रखना है, और ये 360 डिग्री। पूछा इसमें बताओ, ये x इसका नाम दे दिया, x इसका नाम y, इसका नाम z, इसका नाम z। एक्स वाई जेड ग्राफ किसके किसके होंगे बताना रहेगा। देखो सबसे पहले इसमें समझ लो कैसे बनाया। देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 180 पे गया, बराबर है। 0 से स्टार्ट हुआ, 180 पे गया, 180 के बाद 360 गया, मतलब ये वोल्टेज हो सकता है। ये क्या हो सकता है? वोल्टेज का। एसी का वोल्टेज का इक्वेशन यही होता है ना, V = V0 sin ओमेगा टी। अब एक ग्राफ देख रहे हैं कि 90 से पास हो रहा, 90 से पास हो रहा, मतलब ये पावर का ग्राफ है। और देखो कैसा बन रहा, नीचे से जा रहा फिर ऊपर गया, तो नीचे से कैसे 90 पे गया फिर 180 पे गया, 90 पे गया फिर 180 पे गया, मतलब ये पावर का ग्राफ है। किसके लिए? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब तीसरा वाला ग्राफ ग्रीन वाला किसका है? ग्रीन वाला किसका है? ये है करंट का। भाई करंट का इक्वेशन क्या आया था? सिविल रूल लगाओ, करंट लैग करता है। देखो करंट लैग कर रहा है, कितना लैग करता है? 90 डिग्री। तो 90 इधर हो गया, ये 90 यहाँ हुआ, यहाँ 0 से स्टार्ट हो, 90 180 फिर ऐसे चलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये हो गया हमारे पावर के ग्राफ, आप देख के जाना, पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। मेरा बस इतना बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनके पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और वही ऐसे क्वेश्चन ही मतलब सभी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पेपर में मिलेंगे, उनकी हेल्प होगी कि हाँ सर ने जो बताया था वो आया। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।